संधारित्र नहीं देखा आपने? देखा होगा जरूर, आपको पता नहीं है कि यही संधारित्र है। ये भी कई बार होता है, कई चीज़ें हम लोग देखे रहते हैं, ये पता नहीं रहता है कि उसी को कहा जाता है। पंखा में एक बैटरी जैसा लगा रहता है ना, कंडेंसर बोलते हैं उसको। तो उसका असली नाम है कैपेसिटर, हिंदी में कहते हैं संधारित्र। उसका काम क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है। किसी भी पदार्थ के द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होती है उसको, उसकी धारिता कहते हैं। जैसे हम लोगों ने परावैद्युतांक पढ़ा था, है ना, निरपेक्ष परावैद्युतांक, सापेक्ष परावैद्युतता, है ना, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर। ये क्या होता है? एप्सिलॉन क्या होता है? परावैद्युतता किसे कहते हैं? किसी माध्यम द्वारा विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा निकल करके माध्यम में हर तरफ जाती है, तो माध्यम के जो कण मिलते हैं रास्ते में, वो सारे कण इसमें से अपनी क्षमता के अनुसार ऊर्जा को अवशोषित करते जाते हैं, और जैसे जैसे ऊर्जा अवशोषित होती है उसकी तीव्रता जो है वो कम होती जाती है। लेकिन यह अवशोषित ऊर्जा का हम प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाती है। नष्ट तो ऊर्जा नहीं होती, लेकिन हमारे उपयोग में नहीं आती। तब जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए कि जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है उस अवशोषित ऊर्जा का फिर से दोबारा उपयोग किया जा सके। तब संधारित्र का निर्माण हुआ। संधारित्र बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, अभी धारिता। धारिता किसे कहते हैं भाई? तो किसी भी वस्तु के अंदर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एक ड्रम है, उस ड्रम में 50 लीटर आप पानी रख सकते हैं, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? 50 लीटर। कोई 200 लीटर का है तो उसकी धारिता 200 लीटर है। मान लीजिए कोई 13 रोटी खाता है, तो उसके पेट की धारिता कितनी है? 13 रोटी। खूब भूख लगी रहेगी 13 रोटी की, एकदम छटपटाता रहेगा, कहीं से मिल जाए भोजन। एक रोटी खा लेगा, फिर अब उसकी इच्छा जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। एक रोटी और खा लेगा, इच्छा थोड़ी और कम हो जाएगी। अब उसके सामने से थाली हटा भी लीजिए तो मारा मारी नहीं करेगा, क्योंकि 2 रोटी खा चुका है, कुछ ना कुछ संतुष्टि हो गई। लेकिन खूब जोर से भूख लगी है, एक भी रोटी नहीं खाया, और जैसे खाना आया उसके सामने से उठाने चला, तब तक थाली हटा दीजिए, तब तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो उसी तरह से कोई वस्तु होती है तो इस पर एक निश्चित मात्रा में ही हम आवेश दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आवेश नहीं दिया जा सकता। जैसे 13 रोटी जो ज़्यादा से ज़्यादा खाता है वो 13 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता। जिस ड्रम में 200 लीटर पानी आता है उसमें आप चाहिए कि 250 लीटर पानी रख दें, तो ये संभव नहीं है। तो उसी तरह से किसी वस्तु की क्षमता है कि मान लीजिए 5 माइक्रो कूलाम इस पर आवेश रखा जा सकता है, तो 5 ही कूलाम आवेश रखा जा सकता है। अब इसमें से मान लीजिए हमने 1 माइक्रो कूलाम आवेश इसको दे दिया, तो ये 1 माइक्रो कूलाम जो आवेश दिया जाएगा ये इस पदार्थ पर चारों तरफ बट जाएगा। अब किसी दूसरे माध्यम से आवेश कहाँ से देंगे? दूसरा भी कोई माध्यम होगा, वस्तु होगी, इसमें से आवेश निकाल करके दूसरे में भेजा जाएगा। और आवेश कैसे भेजा जाएगा? इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, है ना। तो इससे जब दोबारा 1 माइक्रो कूलाम आवेश भेज दिया हमने, फिर सोच रहे हैं कि थोड़ा और भेजे 1 माइक्रो कूलाम। वैसे तो इसमें 5 माइक्रो कूलाम भेजा जा सकता है, लेकिन 1 माइक्रो कूलाम जितना आसानी से आप भेज सकते हैं उतनी आसानी से दूसरा माइक्रो कूलाम नहीं भेज सकते। जैसे जितनी आसानी से पहली रोटी आप खाइएगा जल्दी जल्दी, उतनी जल्दी जल्दी दूसरी रोटी नहीं खाइएगा। और 13वीं रोटी खाते समय तो स्पीड एकदम कम हो जाती है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है भाई? तो जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलेगा, 1 माइक्रो कूलाम आ गया इस पर, उसके बाद दूसरा माइक्रो कूलाम जब यहाँ से चलेगा तो पहले से ये जो आवेश है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब जितने बल से प्रतिकर्षण होगा उससे ज़्यादा बल आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी इस आवेश को दोबारा यहाँ पहुँचाने के लिए। अब किसी तरह से आपने भेज दिया, 2 माइक्रो कूलाम यहाँ आवेश हो गया, फिर 1 माइक्रो कूलाम आप चाहते हैं भेजना, तो फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब प्रतिकर्षित करने वाले की शक्ति ज़्यादा होती जा रही
है ना। हाँ। ऐसे करते 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 किसी तरह से 5 माइक्रो कूलम आवेश आप भेज देते हैं। उसके बाद आप चाहेंगे भी यहाँ आवेश रख करके हट जाइए, ये धकेल देगा, उसको रिपेल कर देगा, अपने पास रख नहीं पाएगा। जैसे 5 लीटर का कोई बर्तन है, उसमें 5 लीटर पानी रख दिया, अब एक बूंद भी पानी ऊपर से डालेंगे तो वो पानी रखेगा नहीं अपने पास, उसको बाहर गिरा देगा, है ना। तो किसी भी वस्तु के अंदर कोई भी सामान रखने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं उसकी धारणशीलता या धारिता। उसी तरह से किसी पदार्थ द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होती है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था अवशोषित करने की क्षमता, है ना। ये संचित करने की क्षमता, अवशोषित करता था तो वो बर्बाद हो जाता था, यूज में नहीं आता था। और संचित करके कोई सामान क्यों रखते हैं हम लोग, जब जरूरत पड़ेगा तब निकालेंगे। 500 रुपया कमाए, पापा लाए तो मम्मी उसमें से 100 रुपया निकाल के रख दी, फिर 500 रुपया लाए अगले दिन, फिर 100 रुपया मम्मी निकाल के रख दी, फिर 500 रुपया लाए। कभी लॉकडाउन लग जाएगा, इमरजेंसी आएगी, तो वो रोज़ जो 100 रुपया रखा गया था वो काम करेगा, है ना। पंखे को जब पंखा रुका हुआ रहता है, विरामावस्था में रहता है, तो उसको गतिमान करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब जब एनर्जी दी जाती है, विद्युत ऊर्जा जाती है आपके बोर्ड से होकर के फैन में, तो वो विद्युत ऊर्जा पहले कैपेसिटर के अंदर जाती है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है पहले, और एनर्जी स्टोर करके जो बस पूरा भर जाता है जितनी उसकी क्षमता है, उसके बाद फिर फैन में जाना शुरू करता है। अब स्विच आपने ऑफ कर दिया तो कैपेसिटर में जितना एनर्जी था वो बना हुआ है, फिर जब स्विच ऑन कीजिएगा तो कैपेसिटर की भी एनर्जी और जो डायरेक्ट जा रही है वो भी एनर्जी एक साथ फैन को मिलती है, और ज़्यादा फैन को एक साथ एनर्जी मिलती है तो वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है ना। तो किसी भी पदार्थ के द्वारा विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी धारिता। एक और तरीका है इसको समझने का कि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी पदार्थ के विभव का और आवेश का क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए किसी को एक छोटा आवेश dq हमने दिया किसी पदार्थ को, ये पदार्थ, तो dq आवेश देंगे तो कुछ ना कुछ इसका विभव हो जाएगा dq आवेश के कारण, dv, है ना। एक dq आवेश दिया तो इसका विभव dv हो गया, एक dq आवेश और दिया तो v का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। थोड़ा dq और दिया, v का मान और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आवेश देते जाते हैं विभव का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि v बराबर क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर नहीं लिखा गया इसका मतलब हवा या निर्वात के लिए। अब नीचे वाला पोर्शन मान लीजिए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो Q जिस अनुपात में बढ़ेगा उस अनुपात में भी बढ़ेगा, और जिस अनुपात में Q घटेगा उस अनुपात में भी घटेगा। तो लिख सकते हैं क्या, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लिख सकते हैं ना। या Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस करेंगे क्या आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ लिखते हैं C इंटू V। यहाँ जो C कांस्टेंट आया है इसी को किसी पदार्थ या संधारित्र की धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और मटेरियल। अब इस धारिता का मान निकालना है तो क्या करेंगे, C बराबर भी आएगा अपॉन में Q अपॉन, ये इसका मान होता है। अब इस सूत्र से अगर परिभाषित करना हो धारिता को तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ के विभव को प्रति 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उस आवेश के परिमाण को उस पदार्थ की धारिता। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलिए लिखिए। चैप्टर का नाम डाल दीजिए संधारित्र एवं धारिता। एवं धारिता, धारिता माने धारण करने की क्षमता, अपने अंदर रखने की क्षमता। किसी पदार्थ के द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को
किसी पदार्थ के द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। संचित करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक फैराड को लिखते हैं कैपिटल F से। कैपिटल F लिख करके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फैराड, याद रहेगा कि इसको फैराड बोलते हैं। SI मात्रक फैराड एवं बीमा। अब बीमा कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है C बराबर होता है Q/V। Q की बीमा क्या होती है? V बराबर क्या होता है? तो Q/4πε0, या V को लिख दें ऐसे W/Q, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? Q चला जाएगा ऊपर, Q/W। तो C का बीमा क्या हो जाएगा? इसका भी AT, इसका भी AT, तो ये हो जाएगा A2T2 अपॉन इसका हो जाएगा ML2T-, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा M-1 L-2 T4। ये धारिता, ये इसकी धारिता M-1 L-2 T4 A2 होती है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ को Q आवेश देने के कारण उसके विभव का मान भी हो तो Q is directly proportional to V। Q is directly proportional to V माने दिया गया आवेश पदार्थ के विभव के समानुपाती होता है। या Q बराबर CV या C बराबर Q/V। ठीक है। नीचे लिख लीजिए जहां C एक समानुपातीय नियतांक है, जहां C एक समानुपातीय नियतांक है जिसे किसी पदार्थ की धारिता कहते हैं। अब इस इक्वेशन के आधार पर अगर परिभाषित किया जाए तो नीचे लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के विभव को प्रति 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश के परिमाण को उस पदार्थ की धारिता कहते हैं। ठीक है ना। दोनों तरह से परिभाषा लिखा जा सकता है,
चाहे तो सबसे अच्छा क्या होता है कि पहले जो ऊपर लिखा है वो लिख दीजिए कि किसी पदार्थ द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं, और उसी के नीचे लिख दीजिए ये वाला, अर्थात किसी पदार्थ के विभव को प्रति 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के परिमाण के को उसकी धारिता कहते हैं, या धारिता का मान किसी पदार्थ के विभव को प्रति 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश के परिमाण के बराबर। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये एक गोला है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, और उसी पदार्थ का एक और गोला है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। दोनों का विभव, इसका भी 6 वोल्ट है, इसका भी विभव 6 वोल्ट है। हम चाहते हैं कि दोनों का विभव 7-7 वोल्ट हो जाए। ठीक है ना? क्या दोनों को बराबर आवेश की जरूरत होगी या कम ज्यादा आवेश की जरूरत होगी? एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, इस पर विभव 6 वोल्ट है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, इसका विभव भी 6 वोल्ट है। दोनों एक ही पदार्थ का है, जैसे अगर ये तांबे का है तो ये भी तांबे का है। हम चाहते हैं कि दोनों का विभव अगर 7-7 वोल्ट हो जाता तो मज़ा आ जाता। वो कैसे हो जाएगा भाई? तो और आवेश देना पड़ेगा। तो क्या दोनों को दिए गए आवेश का मान समान होगा या दोनों को दिए गए आवेश के मान में अंतर होगा? क्यों अंतर होगा? अच्छा ये बाद में बताइएगा, ये पहले बताइए कि किसको तब ज़्यादा आवेश देना पड़ेगा, किसको कम आवेश देना पड़ेगा? इसको ज़्यादा कम, इसको ज़्यादा 3 सेंटीमीटर। इसको कम आवेश देंगे तभी ये 7 पर पहुंच जाएगा, इसको 7 पर पहुंचाने के लिए ज़्यादा आवेश देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम कण है, इसके अंदर ज़्यादा कण है, तो जो भी आवेश दिया जाएगा वो आवेश तो सारे कणों में बट जाएगा ना, है ना? इसमें ज़्यादा कण है तो ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित करेंगे, इसमें कम कण है तो कम ऊर्जा अवशोषित करेगा। जैसे मान लीजिए एक लोहे का इतना बड़ा चादर है, वर्गाकार, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। एक थोड़ा उससे छोटा वर्ग है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। दोनों को अगर एक साथ गर्म करना शुरू करें बराबर ताप पर, तो ज़्यादा पहले कौन जलने लगेगा? हाथ जलाने लगेगा ये, क्योंकि हम उष्मा तो दोनों को बराबर बराबर दे रहे हैं कंटिन्यू। इसमें जो उष्मा देंगे, हीट एनर्जी देंगे, वो हीट एनर्जी सारे कणों में बटेगी। इसमें भी जो हीट एनर्जी देंगे वो भी सारे कणों में बटेगी। तो इसमें कण ज़्यादा है तो एनर्जी कम मिलेगी सारे कणों को। इसमें कम कण है तो हीट एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे एक ड्रम ये, इसका त्रिज्या कितना है? अच्छा 5 सेंटीमीटर, कैसा 5 सेंटीमीटर का ड्रम है। एक ये, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी 100 मिलीलीटर पानी डाला हमने, वो 100 मिलीलीटर पानी कहाँ आएगा? इसमें यहाँ तक। और इसमें 100 मिलीलीटर डाल देंगे पानी तो ये और ऊपर तक पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा। या ऐसे देखें कि दोनों में बराबर ऊंचाई तक पानी, इसमें जितनी ऊंचाई तक पानी है उतनी इसमें। अब चाहते हैं कि 1 इंच इसमें भी ऊंचाई बढ़ जाए और 1 इंच इसमें भी ऊंचाई बढ़ जाए, तो इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तब 1 इंच ऊंचाई बढ़ेगी, और इसमें कम ही डालेंगे तो ऊंचाई 1 इंच बढ़ जाएगी, है ना? क्यों भाई? तो इसकी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, इसकी पेंदी ज़्यादा चौड़ी है ना, तो इसमें कम आयतन, कम हाइट में ही आयतन ज़्यादा हो जाता है। इसमें उतना आयतन करने के लिए ऊंचाई ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। उसी तरह से जिस गोले में कम कण होंगे उसको कम आवेश की ज़रूरत होगी, और जिसमें ज़्यादा कण होंगे उसमें अधिक आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। मन कम लग रहा है? छुट्टी जल्दी हो गई है ना, कम मन लग रहा है? नहीं ना, समझिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना चाहिए।
आप लोगों को आदत हो गया डेरिवेशन करने का, कीजिए, लिखिए। देखो तो, किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। ठीक है, मान लीजिए ये एक बहुत आसान छोटा सा है। ये एक छोटा सा धातु का चालक पदार्थ है, गोला का गोला है। इसके केंद्र पर उपस्थित आवेश का मान प्लस। चालक पदार्थ बहुत ईमानदार होते हैं, कहीं भी आवेश दीजिएगा तो वो आवेश पूरे चालक में समान रूप से वितरित हो। पहले से जानते हैं, हम लोग रह चुके हैं धातुओं के साथ। नहीं, इसके सतह के ऊपर कोई एक मान लीजिए बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। आवेश है तो आवेश के कारण कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तीव्रता पहले निकाल लेंगे, उसके बाद विभव निकाल लेंगे और विभव के बाद धारिता निकाल लेंगे। अगर इसकी त्रिज्या R हो तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर। यही तो होगी इक्वेशन नंबर। अच्छा, तीव्रता तो ये होगी, उसके बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा? तो विभव और तीव्रता में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? यहाँ देख लिया जाए। E बराबर क्या होता है? तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर। और V बराबर क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर माने R इंटू R। अगर इतना काट लें इसमें से तो ये V के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह हम V लिख सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन बटा में R है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E लिख सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा? E। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 से E का मान अगर 2 में रख दिया जाए तो V बराबर क्या बन जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर इंटू R। बात पहुंच जाएगी वहीं जो हम लोग जानते थे, है ना। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। इक्वेशन नंबर। अब हम जानते हैं कि उस चालक की धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर 4। इस समीकरण 3 से V का मान यहाँ रख देंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। गलत हो गया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू R। अगर माध्यम हवा या निर्वात हो तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये होती है किसी गोलीय चालक की धारिता। परीक्षा में आता है इतना ही, 3 नंबर का। फिगर बना लीजिए। माना धातु के एक ठोस गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश स्थित है यदि गोले की त्रिज्या R
गोले की त्रिज्या r एवं गोले के सतह के किसी बिंदु P पर एवं गोले के सतह के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो हम जानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये Q/4πε0εr² इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन वन। पुनः हम जानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत विभव बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर ER इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 से E का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से E का मान 2 में रखने पर, 2 में रख लीजिए, यहाँ आ जाइए 3 पर, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अतः गोलीय चालक की धारिता C = Q/V। C बराबर Q/V। समीकरण 4, समीकरण 3 से V का मान 4 में रखने पर, समीकरण 3 से V का मान 4 में रखने पर, 4 में रख लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समीकरण 5। जहाँ दिक्कत होगी बताइए, दिक्कत इसमें होगी। हो गया। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो, समीकरण 5 से, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो समीकरण 5 से ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, चूँकि C/εr बराबर 1 हवा या निर्वात के लिए। हवा या, ठीक है, कुछ इसमें लिखिए सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी धातु के गोले की धारिता ज्ञात करें। किसी धातु के गोले की धारिता ज्ञात करें। हाँ, मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर माइनस।
इसकी पावर में तो C is equal to 4 pi epsilon 0 r. इतना मेहनत कर रही हो, इतना मेहनत ना करो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है? ये ऊपर कर देंगे बटा में एक ना, ये ऊपर ये नीचे होगा तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁻⁴। ज़्यादा मेहनत ना कीजिए, बुद्धि लगाइए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹। C बराबर 1/9 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁻⁻। इसको सॉल्व कर देना। पाँच दशमलव 5 गुणा 10⁻⁻ -12 क्या हैरान। ठीक इसमें से क्या करेंगे? C is equal to 5/9 × 10⁻⁻² और ये ऊपर जाके -9 हो जाएगा। 9 2 -11। अब इसमें से एक जीरो ले लेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा? 50/9 × 10⁻⁻12। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा C बराबर 5.5 × 10⁻⁻। ये तो बहुत सरल था नहीं? नीचे अगर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख के गुणा भाग करते, मेहनत बहुत करना पड़ता है, इसलिए हमने कहा ज़्यादा मेहनत ना करो। जब पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है तब क्यों इतना गुणा भाग करें, है ना? एक और लिखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले से समान आकार के 5 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। 5 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। किसी एक छोटे गोले की धारिता ज्ञात करें। किसी एक छोटे गोले की धारिता ज्ञात करें। निकालो सवाल। एक बड़ा गोला था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसी को काट करके या पिघला करके 5 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। उसमें से किसी एक छोटे गोले की धारिता कितनी होगी ये बताना। 1 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या पहले निकालनी पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर नहीं होगी। निकालिए, यही कर दीजिएगा, बस गलत हो जाए। तब क्या करेंगे? एक बड़े गोले का आयतन बराबर 5 छोटे गोलों का आयतन। आयतन तो बराबर ही होगा।
तो लिखेंगे हम जानते हैं कि एक बड़े गोले का आयतन बराबर 5 छोटे गोलों का आयतन। ठीक है। अब एक बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 5 गुणा एक छोटे गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, हो जाएगा ना। माने स्मॉल आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर क्यूब अपॉन 5। कैपिटल आर क्यूब का मान रखना, या इसको लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब अपॉन 5 का घनमूल। इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। तो इसमें से ये इसका तो एक कैपिटल आर बाहर आ जाएगा। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और घनमूल ऑफ 1/5। ये कितना होगा? 1/5 का घनमूल बताइए। 5 का निकालो। 5 को घनमूल तो होता है, घनमूल निकालना है। कितना का घन 5 होता है? यही बता दीजिए। ढाई का 1 पॉइंट समथिंग। 15 गुणा 15 कितना होता है? 225 गुणा 15 कितना होता है? 625। और नीचे आएंगे 14 गुणा 14 196 गुणा 14 196 गुणा 14 15 का आया था 625। इसका देखिए कितना आ रहा है। जो क्लोज आएगा वही ले लेंगे। मल्टीप्लाई तो लिख के गुणा कर लेते। दो 225 गुणा 15 बराबर इतना होता है। गलत बताया। 125 गुणा 5 बराबर ही होता। ये हो जाएगा 22 50 प्लस 11 25 इतना होगा 5733 3375 होगा ना। इसका मतलब इससे ज़्यादा जाना पड़ेगा, 16 पे जाना पड़ेगा। 14 पे गलत आ गए। 16 का बताइए। 256 में फिर 16 से कीजिए। इसको 5 पहुंचाना है किनारे वाले 3 को। 40 96। एक बार और मेहनत करो बाबू। 17 इंटू 17 इंटू 17 289 गुणा 17। चलो परीक्षा में आएगा तो ऐसा नहीं आएगा। वो 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा तो उसका 2 हो जाएगा। कितना आया? 49 13 यही ले लीजिए। इसका हो जाएगा कितना? आर बराबर एक कैपिटल आर बाहर आ गया और इसमें से आ गया 1/17। यही ना। एक का तो एक ही होगा इंटू 1/7 1.7।
5 रखने हैं। ठीक है ना। इसको गुणा कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आर की, कैपिटल आर की। गड़बड़ है। बोलो सही है। अरे वो घनमूल निकालने एक ही पीछे वो 3 लिखो अगर वर्ग हो तो अच्छा, ऐसे निकालो ना। चिंता क्यों कर आर क्यूब नहीं है, ये आर इसमें से बाहर आ गया और बच गया 1/5। इस 1/5 का हमने घनमूल निकाल दिया। अब आया तो या तो इसका निकाल ले बेटा, इसका निकाल ले, या फिर पहले इसको इससे भाग दे दें और तब जो आएगा उसका निकाल लें। तो ये हो जाएगा आपका 1/1.7। आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कितना था 5 सेंटीमीटर। 5 गुणा बटा 1.7 सीधा कर दीजिए बराबर, ये पॉइंट हटेगा ऊपर आ जाएगा 50। 50 को 17 से भाग देंगे, 50 को 17 से भाग देते हैं। रहने दो ऐसे ही, क्या दिक्कत है। सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 50 गुणा 50/17 गुणा 10 के पावर -2 मीटर। अब ये आर रख करके सी निकाल देंगे, अतः सी बराबर 4πε0r ना। सी बराबर 1/9 × 10⁻9 × 50/17 गुणा 10 के पावर -2। इसको सॉल्व करना है। पचास बटा 17 9 170 में से 17 घटा दीजिए। 61 हो जाएगा ना। 161 गुणा 10 के पावर -11। सी बराबर 500/101 गुणा 10 के पावर -12। कितना हो जाएगा हैरान। आ गया 3.22 गुणा 10 की पावर -12। वाह, सोमवार को धारिता पढ़ेंगे, है ना।